आज हम कवर करेंगे चैप्टर 9 सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा इंटरनल ट्रेड के ऊपर कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें इंटरनल ट्रेड के अंदर होती हैं। इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। देखो, हर ट्रेड ये तो नहीं होता है कि इंटरनेशनली किया जाता है, कंट्री टू कंट्री आप ट्रेड करोगे, नहीं। ट्रेड स्टेट वाइज भी होते हैं, है ना। और जो ट्रेड हमारे होते हैं वो सिटी वाइज भी होते हैं, अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं और लोकल एरिया में भी ट्रेड किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हर तरीके से ट्रेड होता है। तो इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि होम कंट्री के अंदर किया जाए। जैसे हमारी जो होम कंट्री वो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही विद इन अवर जोग्राफिकल एरिया हम अपना जो है ट्रेड करें। इंटरनल ट्रेड ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड refers to the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a single country, जो कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही एक सिंगल कंट्री के अंदर ट्रेड किया जाए। मतलब अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ करेंगे तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ग्लोबल ट्रेड हो गया, दूसरी दूसरी कंट्री के साथ हो गया। बट हम अगर अपनी ही कंट्री के अंदर स्टेट के साथ एक दूसरी स्टेट एक स्टेट के साथ ट्रेड करेगी, फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर कोई चीज़ है वो पंजाब में जा रही है, तो ये इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। अब हरियाणा से कोई चीज़ अमेरिका जा रही है, ये इंटरनल ट्रेड में नहीं आएगा, ये ग्लोबल ट्रेड में आएगा। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर किया जाए, विद इन सिंगल कंट्री के साथ किया जाए, सिंगल कंट्री अपने अंदर ही जो ट्रेड कर रही है वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। इसकी की फीचर्स क्या रहेंगी, सबसे पहले आती है लोकेशन। द बायर एंड द सेलर बोथ बिलोंग टू द सेम कंट्री। जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों ही सेम कंट्री से बिलोंग करने चाहिए। करेंसी, पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम कंट्री। जो पेमेंट्स है वो होम कंट्री से, मतलब जो हमारी कंट्री की करेंसी है वही रिसीव होनी चाहिए। इट मीन्स रुपया हम यूज़ करते हैं, इंडियन रुपी, वही हमारे पास आना चाहिए, करेंसी वही यूज़ की जाएगी। लीगल फॉर्मेलिटीज़, मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कंपेयर टू द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, बट जो अगर हम लोकली ट्रेड करते हैं, कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, मिनिमल होती है, थोड़ी बहुत होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड यूजिंग डोमेस्टिक मॉडल लाइक रोड्स, रेल्स और लोकल एयर कार्गोज एक्सेट्रा। जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो भी डोमेस्टिक हमारे मोड्स होते हैं, जैसे रोड के थ्रू, रेल्स में भेजे जाते हैं, या फिर लोकल कार्गोज जो होती हैं उनसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इंटरनल ट्रेड को बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारा आता है इंटरनल ट्रेड इज प्राइमरी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वॉज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड वॉज रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल, आप बहुत बार नाम सुनते होंगे, होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है। होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग गुड्स इन large quantity from manufacturers and selling them in relatively smaller loads to retailer. Wholesalers act as a critical link between producer and retailer. wholesale trade वो ट्रेड होता है जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है, बट लार्ज क्वांटिटी के अंदर। मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बना रहा है, वहाँ से होलसेलर एक बड़ी क्वांटिटी में सामान उठाएगा और उस बड़ी क्वांटिटी के अंदर से थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें से छोटे छोटे लोट बना के जो रिटेलर है उनको देता है, ठीक है। प्रोड्यूसर और लिंक होता है ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का, होलसेलर, ठीक है। सर्विसेज रेंडेड बाय द होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं होलसेलर। सबसे पहले आता है फैकल्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम वेरियस रिटेलर एंड प्लेस बल्क ऑर्डर विद द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर क्या करता है, जो रिटेलर्स होते हैं उनसे ऑर्डर ले लेते हैं, छोटे छोटे जो उनके ऑर्डर होते हैं वो सब होलसेलर ले लेता है। फिर वो सारा जितना भी ऑर्डर इकट्ठा हो जाता है कि भाई इतना ऑर्डर, इतना क्वांटिटी मुझे चाहिए, वो फिर क्वांटिटी वो अपने जो हमारा उसका प्रोड्यूसर है उससे वो मंगवा लेता है, जो मैन्युफैक्चरर है उससे वो सामान इकट्ठा बल्क में मंगवा लेता है, ठीक है। बेयरिंग रिस्क, दे बाय गुड्स इन एडवांस एंड स्टोर देम, बेयरिंग द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, स्पॉइलिंग और
स्पॉयलर्स और थेफ्ट। रिस्क तो वो लेते हैं क्योंकि भाई एडवांस में वो स्टोर करके रखते हैं चीज़ें, तो एडवांस में रखेंगे तो भाई प्राइस भी फ्लक्चुएट हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं और चीज़ें चोरी भी हो सकती हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, दे ऑफन पे कैश इन एडवांस, रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरर्स नीड टू लॉक अप कैपिटल इन इन्वेंट्री। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होता है क्योंकि उनको कैश एडवांस में देना पड़ता है, तो फिर मैन्युफैक्चरर जो है उसके लिए तो फ़ायदा है भाई, उसको तो पैसा मिल रहा है, बट होलसेलर के पास तब जब तक होलसेलर अपने सामान को नहीं बेच लेता है तब तक उसको रिस्क रहता ही है। स्टोरेज का रिस्क जो होता है, वेयर हाउसिंग, दे ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन बाय स्टोरिंग गुड्स। उनको टाइम गैप मेंटेन करना पड़ता है। पता है क्या होता है, जैसे कुछ सामान ऐसा होता है कि जो कि सदाबहार होता है, जो चलता रहता है, बट बाकी जो सामान है, जैसे हम अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, दूध है, दही है, पनीर है, ये 15 या 20 दिन की या 1 महीने की इनकी लिमिट्स होती हैं। तो अगर कोई इंसान उनको स्टोर करता है, उनको लेके आता है, तो उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ख़राब होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टोर किया हुआ सामान ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? क्योंकि वो बिक नहीं पाता या सही टाइम पे पहुंच नहीं पाता, उनकी ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होती है, तो बहुत सी दिक्कतें होती है। तो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद रिटेलर्स को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं होलसेल, जो हमारे होलसेल ट्रेड्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर्स को गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। रिटेलर्स डजंट हैव टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक्स, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा स्टॉक की जगह नहीं होती है। होलसेलर से वो थोड़ा थोड़ा अपना जितना भी उनको चाहिए होता है वो होलसेलर को नोटिस दे देते हैं और वो अपना मंगवाते रहते हैं, बिकॉज होलसेलर सप्लाइज गुड ऑन शॉर्ट नोटिस, क्योंकि होलसेलर तो शॉर्ट नोटिस पे भी गुड्स उनको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। मार्केट सपोर्ट्स, होलसेलर्स हैंडल एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन विच न्यूट्रलाइज बेनिफिट द रिटेलर। होलसेलर जो होते हैं वो हैंडल करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स को, प्रमोशंस को, तो जो रिटेलर के बेनिफिट्स उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उनको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की उन चीज़ों में ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, होलसेलर इन्फॉर्म रिटेलर अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू ट्रेंड्स एंड प्राइस चेंज। स्पेशलाइज जो भी नॉलेज होती है, मतलब होलसेलर के पास जो भी नॉलेज आती है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो वो सब जो है वो उसके जो भी रिटेलर्स हैं जो भी उनसे सामान लेते हैं उनको बताता रहता है कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया है, ये नहीं, इसका प्राइस चेंज हुआ है, ये मार्केट के अंदर नया ट्रेंड आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें वो चेंज करता रहता है और उनको इन्फॉर्म करता रहता है। ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी, दे फ्रिक्वेंटली एक्सटेंड क्रेडिट टू रेगुलर रिटेलर्स हेल्पिंग देम मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल। देखो, जो इंसान रेगुलर बेसिस पे किसी से सामान ले रहा है, कोई रिटेलर है वो रेगुलर बेसिस पे होलसेलर से सामान लेता है, तो उसको आप भी उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हो कि ठीक है भाई, हमेशा लेके जाता है, कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग से हमारे पास से सामान ले रहा है, तो यू ट्रस्ट दैट पीपल। तो इस वजह से आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाती है, क्योंकि आप रेगुलरली, वो इंसान रेगुलरली उससे ट्रेड कर रहा है, रेगुलरली उससे सामान परचेज़ कर रहा है, या फिर हो सकता है कि कई सालों से उस इंसान से परचेज़ कर रहा है, तो फिर उसका एक अच्छा ट्रस्ट बन जाता है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो जाती है कि भाई आपको अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में दे देना, तो वो फैसिलिटीज़ भी उनको मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड के बाद रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड्स क्या होते हैं? रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग गुड्स फ्रॉम होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग देम डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अ रिटेलर इज द फाइनल लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमारी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद जो कंज्यूमर हमारा होता है वो। मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास सामान जाएगा, होलसेलर बल्क में सामान उठाता है, वो बल्क के सामान से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अलग अलग रिटेलर्स को देता है, फिर वो रिटेलर उससे भी स्मॉल क्वांटिटी में जितनी भी कंज्यूमर को नीड है वो कंज्यूमर को दे देता है, फाइनल यूजर को दे देता है। तो रिटेल ट्रेड वो होता है। रिटेल ट्रेडर्स कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट भी बाई कर लेते हैं, बाकी होलसेलर से ही बाई करते हैं, और रिटेलर्स जो है फाइनल लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का। फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमारी कंज्यूमर तक यहाँ पे रिटेल ट्रेड से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सीधा फिर कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट है वो पहुँच जाता है। सर्विसेज रेंडर बाय रिटेलर टू होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिटेलर्स? हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। दे एंश्योर गुड्स रीच द फाइनल कंज्यूमर एंड सैचुरेटेड अक्रॉस वेरियस लोकेशन। ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे, उस तक रीच करे, क्योंकि रिटेलर अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी मान लो नया आया है,
वो नया प्रोडक्ट अगर रिटेलर शो ही नहीं करेगा, जैसे हम कई बार किसी शॉप पे जाते हैं तो रिटेलर जो शॉपकीपर है वो हमें बताता है कि भाई मैम ये नया प्रोडक्ट आया है, ये मार्केट में नया चला है, ये अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली है। हम कई बार कोई कपड़ा देखने जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मैम अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये कपड़ा बहुत डिमांड में है। तो वो होलसेल और मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा देता है वो चीज़ कि भाई हर लोकेशन पे उनका सामान पहुंच रहा है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, रिटेलर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर मेकिंग पर्सनल सेल्स पैचेस। देखो क्या होता है कि रिटेलर्स जो है डायरेक्टली मिलते हैं कंज्यूमर्स तक कि भाई कोई भी चीज़ है तो डायरेक्टली उनकी बातें होती हैं, तो डायरेक्ट लिंक होता है एक, तो फिर आप डायरेक्टली वहीं पे जाते हो। पर्सनल सेलिंग का भी बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर। अनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस बाय क्लियरिंग द स्टॉक एट द ग्राउंड लेवल दे कीप द स्पेशल चेन मूविंग स्मूथली। जो स्टॉक अप है ग्राउंड लेवल पे उसको स्मूथली चलाने के लिए, लार्ज स्केल ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब कंज्यूमर को क्या क्या फ़ायदे देते हैं रिटेलर्स, रिटेल ट्रेड्स जो हमारे होते हैं, उससे पहले एक पॉइंट हमारा रह गया है, ये नीचे है, मुझको दिखाई नहीं दिया। मार्केट इन्फॉर्मेशन, रिटेलर्स प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक अबाउट कस्टमर्स टेस्ट प्रेफरेंस एंड कंप्लाइंस बैक टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स। रिटेल ट्रेड्स जो होते हैं रिटेलर्स, उनको डायरेक्टली फीडबैक मिलते हैं क्योंकि वो पर्सनल सेलिंग करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर से मिलते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर अपने उनके फेस के ऊपर बता के जाते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट में क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो जो रिटेलर है वो फीडबैक सही प्रोवाइड करवाता है कस्टमर का कि भाई कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, क्या उसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। अब कंज्यूमर को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं रिटेल ट्रेड के, रेगुलरली अवेलेबिलिटी रहती है, कंज्यूमर्स कैन बाय व्हाट दे वुड नीड एंड व्हेन दे नीड इट क्लोज टू होम। देखो रिटेल ट्रेड्स जो होते हैं वो जगह जगह पे होते हैं, होलसेल की ट्रेड आपको जगह जगह पे नहीं मिलेगी। होलसेलर्स जो होते हैं उनकी एक अलग से शॉप आपको मिलेगी, वो बहुत दूर जाके आपको मिलेगी। रिटेल ट्रेड्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो जब भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी आपके घर के पास होती है, तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाती है, रेगुलरली अवेलेबिलिटी हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, शॉप्स डिस्प्ले एंड रिटेलर रिकमेंडेशंस इंट्रोड्यूस कंज्यूमर टू न्यू अराइवल इन द मार्केट। या तो शॉप की डिस्प्ले बता देती है कि भाई कोई नया प्रोडक्ट आया, या फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को कि मैम आप हमेशा हमारी शॉप पे आते हो तो आप ये प्रोडक्ट नया ट्राई करो, ये ट्रेंड में चल रहा है, ये आप पे अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ें हमें बताते रहते हैं ना कि भाई ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, इस तरीके से आप चीज़ें ट्राई करो। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो भी फ़ायदा देती है, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कंज्यूमर्स को। Convention in buying goods are sold in small manageable quantity tailored to be the household's needs। हाउसहोल्ड की नीड के अकॉर्डिंगली गुड्स जो हैं वो कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली उनकी बाइंग होती है और कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली उनको बेचा जाता है, जितने उनको नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली वो खरीद लेते हैं। क्रेडिट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, रेगुलर कस्टमर्स ऑफन गेट क्रेडिट ऑप्शंस, होम डिलीवरीज एंड असिस्टेंस विद द प्रोडक्ट इशू। जो रेगुलर कस्टमर है जो एक जगह से सामान लेते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, क्योंकि ये होता है कि भाई एक ट्रस्ट बन जाता है, एक फेस वैल्यू आपकी हो जाती है कि भाई हाँ हमेशा आप आते हो, हमेशा पैसे दे के जाते हो सकता है आपके पास इस बार नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगली बार दे जाना। तो क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, होम डिलीवरी मिल जाती है, और अगर आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इशू आता है तो वो इशू भी आपका सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है बाय द रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर के कितने टाइप हैं? Retailers are broadly divided based on the whether they have a fixed place of business or if they move around। रिटेलर्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं क्या उनकी फिक्स प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर वो घूमते रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं, उनकी फिक्स प्लेस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इंटरहैंड रिटेलर्स। दीज आर द मोबाइल ट्रेडर्स who do not have a fixed shop, जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड कस्टमर्स। ये वो होते हैं जो कस्टमर्स को ढूंढते रहते हैं, जैसे जो हमारे गांव वगैरह में नहीं आते हैं, शहरों में आते हैं, जिनकी कोई आपको फिक्स शॉप नहीं मिलेगी, वो आपके पास अभी आए हैं, मान लो वो अगली बार आपके पास नहीं भी आएंगे, वो जो रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, हॉकर्स एंड पैडलर्स जिसको बोलते हैं ना, जो साइकिल्स पे घूमते हैं, मूव ऑन फुट, बाईसाइकिल्स और हैंडक्राफ्ट सेलिंग लो कॉस्ट कंज्यूमर आइटम्स, फूड्स, वेजिटेबल, टॉयज। जैसे हमारे गांव वगैरह में या फिर शहरों में वेजिटेबल जो बेचते रहते हैं, या फिर जो ये नहीं लगाते
लगाते हैं स्टॉल वगैरह की, ये 10 रुपये में आइटम या ऐसा कुछ, मतलब बहुत सी चीज़ें घूमती रहती है। तो वो जो लोग होते हैं वो, उनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती है। अगर आपने एक बार उनसे कुछ परचेज़ कर लिया तो हो सकता है वो दोबारा आपको कभी दिखे भी ना, है ना। बट रिटेलर्स जो है आगे हमारे जो आते हैं, उसके बाद आते हैं चीप चेक्स, हायर स्मॉल इंडिपेंडेंट शॉप्स ऑन अ टेम्परेरी बेसिस ऑन द रेजिडेंटल एरिया, चेंजिंग लोकेशन व्हेन बिजनेस स्लोज डाउन। ऐसा होता है कि मतलब कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकेशंस को कम कम रेट में दे देते हैं। जब अगर उनका काम ख़राब हो जाता है, मंदा हो जाता है, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी सेल्स लगती रहती है अलग अलग जगहों पे, उनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेल जब तक उनको लगता है कि डिमांड है, जब तक वो वहाँ लगाते हैं नहीं, फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं दूसरी जगह पे। उस तरीके से स्मॉल इंडिपेंडेंट जो हमारे शॉप्स होते हैं टेम्परेरी होती हैं, वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। मार्केट ट्रेडर्स सेल्स गुड एट ए फिक्स्ड पीरियडिक मार्केट लाइक वीकली मार्केट्स और विलेज फेयर्स। ये मार्केट ट्रेडर्स हैं, जैसे वीकली मार्केट लगती है कि भाई हफ्ते में सैटरडे संडे मार्केट लगती है, कुछ मार्केट ऐसी होती है ना, और कुछ मार्केट जैसे विलेज फेयर्स, ट्रेड फेयर जो हमारा होता है, उस तरीके की मार्केट ट्रेडर्स भी होते हैं। देन स्ट्रिक्ट traders and pavement vendors sit at busy street corners, railway stations or bus stands to sell cheap utility items, books, मोबाइल कवर्स। जैसे हम देखते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर मोबाइल कवर बेचते रहते हैं। आजकल तो चैन वगैरह होती हैं, जो पायल है या फिर और कोई जो चीज़ें होती हैं वो बेचते रहते हैं। तो वेंडर्स जो हमारे होते हैं रेलवे स्टेशन के पे, बस स्टैंड पे, वो जो सामान बेचते रहते हैं उसको पेमेंट वेंडर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनकी फिक्स्ड शॉप नहीं होती है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में। दीज रिटेलर ऑपरेट फ्रॉम द परमानेंट फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन। ये रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जिनकी एक परमानेंट फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन होती है, वहीं पे आपको मिलेंगे वो। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल शॉप्स। ये भी क्लासिफाई किए गए हैं स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल शॉप्स के ऊपर। स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स जनरली स्टॉक का वाइड वैरायटी है डेली यूज आइटम्स, जैसे ग्रोसरी, स्टेशनरी या फिर इन रेजिडेंटल एरिया। स्मॉल स्केल जैसे जनरल स्टोर्स हमारे होते हैं जिसके अंदर डेली यूज आइटम्स होते हैं, ग्रोसरी का आइटम है, स्टेशनरी का आइटम है, वो सब आइटम्स जो हमारे रखे जाते हैं। उसके बाद स्पेशलिटी शॉप डील्स इन द स्पेसिफिक लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे ओनली लेडीज़ गारमेंट्स, किड्स शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो स्पेशल शॉप्स होते हैं। स्टॉल होल्डर्स, स्मॉल शॉप लोकेटेड एट बस स्ट्रीट्स क्रॉसिंग और मेन रोड ऑफन डीलिंग इन द सेकेंड हैंड गुड्स और चीप क्लोथिंग्स। ये वो होते हैं जो जैसे होते हैं ना साइडों में लगे होते हैं ना, लोकेटेड इन बिजी स्ट्रीट्स, मतलब जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ पे आपको बाहर कुछ सामान रखे मिलेंगे, सेकेंड हैंड आइटम रखे मिलेंगे, या फिर सस्ते सामान रखे मिलेंगे जो आपको चीप रेट्स पे मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे सामान आपको वहाँ पे रखे मिलते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल फिक्स्ड स्टोर्स जो हमारी होती हैं, इससे पहले एक ही रह गया, ये पता नहीं मुझे दिख क्यों नहीं रही है, छोटे छोटे पॉइंट है ना, इस वजह से। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स सेल यूज्ड आइटम लाइक बुक्स, फर्नीचर्स और क्लोथ्स एट अ लो प्राइस। जैसे कि यूज्ड आइटम जो हमारे होते हैं उनको सेल्स यूज्ड आइटम्स लाइक जैसे बुक्स हैं, फर्नीचर्स हैं, क्लोथ्स हैं, लो प्राइस के ऊपर। जैसे हम कई बार कुछ शॉप के बाहर लिख के देखते हैं ना कि सेकेंड हैंड बुक्स यहाँ पे मिलती हैं, तो वो जो शॉप होती है वो भी स्मॉल स्केल में आती हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स a massive retail showrooms divided into separate department, each specialization in one line of goods, example clothing, electronic, cosmetics, all under one roof। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत से ऐसे स्टोर्स होते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट, वहाँ पे आपको क्लोथ्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मिलेंगे, कॉस्मेटिक का सामान भी मिलेगा, बच्चों का भी मिलेगा। वो एक मार्ट टाइप होते हैं ना, इस टाइप से। या फिर छोटे जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो जहाँ पे आपको हर तरीके के सामान मिल जाते हैं, विशाल है या फिर ई मार्ट वगैरह जो होते हैं, 24/7 होता है, इस तरीके से जो स्टोर्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा चेन स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स।
Multiple retail branches opened in the different located areas across the country by a single manufacturer organization. They look identical, sell standardized goods, and have a centralized management system. Example, बाटा मैकडोनल्ड्स। जैसे मैकडोनल्ड्स का जो है हमें हर जगह पे आपको जगह किसी भी स्टेट में आप जाएंगे हर जगह पे आपको मिल जाएगा मैकडोनल्ड, है ना। मैकडी के बर्गर आपको हर जगह मिलेंगे। और स्टारबक्स है या फिर बहुत से, जैसे क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर ने पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग लोकेशन पे अपने जो स्टोर हैं वो ओपन कर रखे हैं, अपनी जो चीज़ें वो ओपन कर रखी है। जैसे बीकानेर है, बीकानेर की आपको दुकान हर एक लगभग हर एक सिटीज़ में आपको मिल जाएगी, बहुत सी सिटीज़ में है। तो जिनकी चेन स्टोर्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, बहुत सी शॉप चला रहे हैं, वो भी हमारे लार्ज स्केल फिक्स स्टोर्स के अंदर आते हैं। तो आज हमने कवर किया है इंटरनल ट्रेड क्या होता है, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, जो हमारे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, उसके बाद हमने बात की कि टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किया है। चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जीएसटी क्या होता है, और क्या डिफरेंस होता है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप के बीच में। ये टॉपिक हमारे रह गए हैं जो कि हम अपने अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।